मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और रात के 9 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ यूपी स्पेशल की क्लास लेके आया हूँ, जो हमारी रोज़ाना रात 9 बजे आती है। तो आप जो देखते हैं और देखते रहिए इस क्लास को। जो आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं यूपीपी, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी ARO और PCS, वहाँ पर जीके जीएस के उत्तर प्रदेश के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हमारा जो उत्तर प्रदेश का इतिहास का टॉपिक है, उसी से मैंने क्वेश्चन लिए हैं पूरे, तो इसी का मिसलेनियस और ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ज़रूर आप इन्हें देखिए और लगातार देखिए, जिससे आपका क्या होगा कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये, और जिसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। अर्थात ये कह रहा है कि कौन सा कहाँ अधिवेशन हुआ और किस सन में हुआ। तो पहला मेरठ 1946 में हुआ था, कानपुर 1925 में हुआ था, लखनऊ 1916 में हुआ था, बनारस 1905 में हुआ था। अब हम इसका देखते हैं, तो आप हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 हो जाएगा बेटा, क्या 4 3 1 2, तो और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, 4 3 2 1 2। अब कहाँ पर कब कैसे हुआ था उसके मिसले हम व्याख्या देखते हैं। देखो, जो मेरठ का 55वां था 1946 में JB कृपलानी थे, आप याद रखिए। 41वां कानपुर में था, सरोजनी नायडू थी, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी। 32वां लखनऊ में 1916 में अंबिका चरण मजूमदार द्वारा, और इसी में जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, उसका विलय हो गया था, इसलिए लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता। और इसी में मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। ओके, और 21वां कहाँ होता, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में, और इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा, उसी का अगला पार्ट आ रहा है हमारा ये, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे उबाऊ हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंस से अलग करके आगरा प्रेसिडेंस के अधीन कर दिया गया था। पहले बंगाल जो प्रेसिडेंसी से उसके अधीन अवध प्रांत हुआ करता था, लेकिन इसे अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो ये कौन सा क्षेत्र था, 1832 में किया गया था, या 1833 में किया गया था, या 1834 में, 1835 में। तो ऐसा घटना 1833 ईस्वी में की गई थी। कब, 1833 में। देखो आरओ में पूछा गया, 2021 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं, सन 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। क्या कर दिया गया था, सन 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था। ओके, अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छे मैं क्वेश्चन देखो लेके आया हूँ। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब नाम, पहले क्या नाम था, वर्तमान क्या नाम था। तो जजाक भुक्ति कौशाम्बी क्षेत्र था, कोयली अलीगढ़ क्षेत्र सही था, महोत्सव नगर महोबा महोदयश्री किसके कहा था, कन्नौज को कहा जाता था, कन्नौज को कन्याकुब्ज कहा जाता है। इसमें कौन कह रहा, कौन सा सही नहीं है, जजाक भुक्ति कौशाम्बी महोदयश्री कन्नौज या जजाक भुक्ति कौशाम्बी। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जजाक भुक्ति। ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि जजाक भुक्ति बुंदेलखंड वाला एरिया था। कौन सा, बुंदेलखंड एरिया था। और कोयली अलीगढ़ को कहा जाता था पहले, महोत्सव नगर महोबा कहा जाता, और महोदयश्री कन्नौज को, और कन्नौज को कन्याकुब्ज भी कहा जाता है, ओके। अलीगढ़ को हरिगढ़ भी कहा जाता है, तो आप याद रखें, अलीगढ़ को हरिगढ़ भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा रहा,
देखो, कोल या कोयली अलीगढ़ को, महोत्सव नगर महोबा को, महोदय श्री कन्नौज को, जजाक बुंदेलखंड को, ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि किसको बुंदेलखंड को कहा जाता था और वहाँ पर दिया है कौशाम्बी, वहाँ पर दिया था कौशाम्बी, जो गलत माना, क्योंकि जजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महोबा को, काम्पिल्य को, कन्नौज को या मथुरा को? तो कन्नौज को क्या नाम से जाना जाता था? महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। काम्पिल्य जो आज है उसे फर्रुखाबाद, वर्तमान का फर्रुखाबाद जो एरिया है उसे माना फर्रुखाबाद, और इसे महोत्सव नगर कहते हैं, महोत्सव नगर कहते हैं महोबा को। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, तंबाकू के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? शुजाउद्दौला ने, आसिफउद्दौला ने, राजा चेत सिंह ने या राजा महीप नारायण सिंह ने? देखो 2021 में पूछा गया है RORO में, तो इसका किया था राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, ये रही, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780-81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स 1777 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा, और चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग्स ने उसे गिरफ्तार कर किया। फिर उसके बाद चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, और जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को उत्तर प्रदेश में कहाँ फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल्ला को वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में, लखनऊ में। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और एक काकोरी जो कांड हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ट्रेन डकैती, और उसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। हम उसका पूरा व्याख्या देखेंगे, ये रही उसकी व्याख्या। तो 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। और 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लहड़ी, आसफ उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई। अब कहाँ राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला कहाँ के हैं? शाहजहांपुर के। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ओके, तो आप याद रखिए। तो देखो किसको कहाँ फांसी दी गई है, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। ये रहा। अगला कह रहा, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका वृहद जन आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका नेता कौन था? मतलब एका आंदोलन चलाया गया था, उसका नेता कौन था? CB गुप्ता, C राजा गोपालाचारी, हसरत मोहानी या मदारी पासी? तो ऑप्शन डी मदारी पासी एक थे जो अवध में आंदोलन चलाया था, हरदोई क्षेत्र में। इसकी व्याख्या देखते हैं, ये रही। अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिले 1921 तक के अंत में और 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया। इस आंदोलन का चलाने का उद्देश्य लगान को नगद रूप में रूपांतरित करना था, इसलिए मदारी पासी ने इस आंदोलन को चलाया था। ओके, आगे देखते हैं की व्याख्या। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गांव की सौगंध, गंगा की सौगंध दी जाती थी। किसान निर्धारित लगान से 1 पैसा भी अधिक लगान नहीं देते थे। ओके, अगला रहा, पूछ रहा आपसे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? बाराबंकी 1918 में, प्रयागराज में 1928 में, लखनऊ में 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी, और कहाँ? लखनऊ में। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा इसकी व्याख्या। तो अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के किसान संघ की स्थापना हुई। किसकी? संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई तो 1935। इस वर्ष NG रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान सभा बना दी। जो छोटी छोटी अखिल भारतीय थी उसको क्या बना दिया?
एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना दिया और अपने इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, क्या थे? अध्यक्ष। और प्रोफेसर एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया था? भाई मैंने ऊपर बताया डिटेल में, स्वामी सहजानंद, एन जी रंगा, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया। तो एन जी रंगा महासचिव बने थे और अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बने थे, अध्यक्ष ये थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते, ये रहा और आपको बताना इसमें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? क्यों है, ये कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। बुद्ध का जन्म हुआ, ये बात सही है। राम का जन्म हुआ, ये भी बात सही है। नवाब पद यहाँ चलते थे, लेकिन महाराज का पद यहाँ पर नहीं चलता था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ, राम का जन्म हुआ और नवाब का कहाँ चलता? लखनऊ में नवाबी चलती थी, इसलिए ये तीनों। लेकिन महाराज हमारे यहाँ नहीं चलता महाराज। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक ऐतिहासिक पूर्वावलोकन में बुद्ध, राम और नवाब सम्मिलित हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1856 में, 1855 में, 1854 में, 1853 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1856 में। कब? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या ये रही, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। और 1856 में इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने अपने व्याप्तगत सिद्धांत के अधीन राज्य हड़प नीति सर्वप्रथम 1848 में सतारा को राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद जैतपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया था। तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसी समय कुशासन का आरोप लगाकर इसने साम्राज्य को मिला लिया। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेटिव इन्फिनिटी में, 25वीं इन्फिनिटी में, 49वीं नेटिव इन्फिनिटी में या 94वीं इन्फिनिटी में। तो इनमें से कोई नहीं था, वो हो जाएंगे 34वीं में थे। किसमें थे? 34वीं में थे, 34वीं में। ये ऑप्शन गलत है और यूपीएससी कानून को भी पूछा गया था, लेकिन इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे पूरी। मंगल पांडे 1827-1857 बैरकपुर के सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फिनिटी के पैदल सेना में का 1446 नंबर के सिपाही थे। आपसे पूछ सकता है कि मंगल पांडे कौने नंबर के सिपाही थे? 1446 नंबर के सिपाही थे मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते। क्या माने जाते हैं? अग्रदूत माने जाते हैं। ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मद्रास। तो हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश और मध्य और पंजाब प्रांत में आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भू राजस्व का 30% था। कितना था? ब्रिटिश भारत के कुल भू राजस्व का 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का तात्पर्य जागीर या गांव होता था। महालवाड़ी व्यवस्था का क्या था? जागीर या गांव होता था। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महल या गांव के साथ स्थापित की गई कृषक साथ ही ग्राम या महल पर आधारित भू व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई और इसके जनक हार्ड और मैकेंजी को जाता है। तो हार्ड मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी और इसमें गांव में जो किसान या गांव होता था, वहाँ का जो मुखिया होता था, उससे पूरे गांव का क्या होता था? वो अनाज 1/10 उसका लेता था और अंग्रेजों को देता था। अगला क्वेश्चन रहा, ये रहा आपका, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए
महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? कुशीनगर में, बोधगया में, श्रावस्ती में, सारनाथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर, क्योंकि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, इसलिए वहीं पर होगा भाई। तो 5वीं सदी में महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर के एक अन्य मंदिरों में रामाभार स्तूप, आपसे पूछ सकते हैं कि रामाभार स्तूप कहाँ, तो आप बताएं कुशीनगर में। राम कहाँ? कुशीनगर। रामाभार स्तूप बहुत बार पूछा गया मिलान। और बिरला बुद्ध मंदिर भी वहीं जो आदित्य बिरला ग्रुप वाले हैं उन्होंने बनवाया था। राम जानकी मंदिर भी कहाँ है? तो राम जानकी मंदिर भी कुशीनगर में। आप याद रखिए ये चीज़ें। अगला ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिठूर। बिठूर कहाँ पर? कानपुर। कालपी कहाँ बेटा पड़ता है? ये जालौन में पड़ता है, जालौन। लेकिन ये बिठूर कहाँ? कानपुर में। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। इसकी व्याख्या देखते हैं, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर बसा है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। किसको? बिठूर को। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं पर रही है। कार्तिक मास में यहाँ एक मेला लगता है। कालपी जालौन में ही व्यास नरसिंह टीला है। कहाँ पर? कालपी जालौन में। और ऐसी मान्यता कि व्यास टीले के स्थान पर महर्षि व्यास का आश्रम था और नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। और श्रावस्ती जैनियों के कुछ आश्रम भगवान बुद्ध इस स्थान पर कुछ समय तक रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये क्या कह रहा है कि आप बताइए वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, अर्थात जहाँ 60,000 ऋषि मुनि मौजूद थे और वहाँ महाभारत को वाचन किया गया था। अहिच्छन्न, ऑप्शन में हस्तिनापुर, ऑप्शन सी कापिल, ऑप्शन डी नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य पड़ता कहाँ है? सीतापुर में पड़ता बेटा, सीतापुर में। तो सीतापुर में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा नैमिषारण्य। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। नैमिषारण्य में है, ये रहा इसकी व्याख्या। नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। और नैमिषारण्य सीतापुर के जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहाँ वृषासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीच की से प्रार्थना की। और नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। यह 30,000 तीर्थ स्थल हैं, समझ बहुत है यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जनपदों में किसमें उपस्थित है? उज्जैन में, मथुरा में, जबलपुर में, सीतापुर में। तो ऑप्शन में हो जाएगा पीसीएस हो जाएगा सीतापुर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटको का प्रयोग करके सही उत्तर का उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक इमारत और स्थान। 84 गुम्मद कहाँ पड़ता है? बौद्ध स्तूप का कामदगिरी, कामदगिरी पर्वत पड़ता है बेटा चित्रकूट में। और जामा मस्जिद कहाँ पड़ती है? मुरादाबाद में। और बौद्ध स्तूप कहाँ पड़ता है? कुशीनगर में। और 84 गुम्मद कहाँ पड़ता है? जालौन में, जालौन में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटा सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये देखो, ऑप्शन आपका हो गया सी। अब हम इसको व्याख्या में देख लेते हैं। ये रही इसकी व्याख्या। 84 गुम्मद जालौन में, जामा मस्जिद मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहा बेटा हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन। इसको भी मिलाना ही है, तो आप इसको मिलाइए। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए और इसमें कुछ स्थान है और स्मारक है। कौशाम्बी में कौन सा? मैंने भी रामाभार बताया है। रामाभार कहाँ? कुशीनगर में। अब आपको बताना है और आप मिलाइए। कुशीनगर का तो हो गया। और कौशाम्बी वाला कहाँ पे? तो घोषित राम मठ कहाँ? कौशाम्बी में। ये सब बौद्ध स्तूप है। और इसके बाद सारनाथ स्तूप कहाँ है? सारनाथ में सहेत महत। और श्रावस्ती में कौन है? सहेत महत है। ओके, तो ये स्तूप आप याद रखिएगा। या ऐसे मिलाने को तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको जरूर देखिएगा। और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सच कह रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कौशाम्बी घोषित राम मठ बौद्ध स्तूप है, कुशीनगर में रामाभार है, सारनाथ में धमेक है और श्रावस्ती में सहेत महेत है। तो आज बच्चों हमारी यहीं तक क्लास थी। जय हिंद जय भारत। सभी लोगों को धन्यवाद। रात के काफ़ी समय हो गया है तो गुड नाइट सभी को। ज़रूर आप क्लास देखिए। जय हिंद जय भारत। और हमें फीडबैक दीजिए अपना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या और हमें सुधार करना चाहिए, सब आप बताइए तभी हम भाई, क्योंकि जब आप सामने वाला जब गलती बताता है या कुछ बताता है कैसी क्लास, तो हमें पता भी चलता है